आज की इस वीडियो में बात करेंगे सम्राट बिंदुसार। सम्राट बिंदुसार कौन थे? सम्राट बिंदुसार के बारे में हम जानेंगे। तो हम इस पे कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे कि सम्राट बिंदुसार कौन थे, उनका शासन किस तरीके से चलता था और अलग मतलब किस किस ग्रंथ में बिंदुसार की माँ के क्या क्या नाम दिए गए हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम क्या था। इसके बाद हम बात करेंगे कि बिंदुसार को किन किन नामों से जाना जाता है या किस किस ग्रंथ में बिंदुसार को क्या क्या बोला गया है। फिर हम इसके अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे कि बिंदुसार के शासन काल में या उसके राज दरबार में कौन कौन से राजदूत आए थे। फिर इससे अगले पॉइंट पे हम बात करेंगे कि बिंदुसार के शासन काल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। फिर लास्ट पॉइंट है इसका कि बिंदुसार के शासन की काल अवधि क्या थी, यानी कि सम्राट बिंदुसार किस सन में या किस ईस्वी में वो राजगद्दी पे बैठे थे और उनका शासन किस ईस्वी में समाप्त हो जाता है। तो हम थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में बात कर लेते हैं कि सम्राट बिंदुसार की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। सम्राट बिंदुसार ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, जो मगध की यानी मौर्य वंश की राजगद्दी पर ये बैठते हैं। सम्राट बिंदुसार कई बातों में अपने पिता से ये भिन्न थे, यानी कि अपनी महानता में ये कई तरीके से अद्वितीय भी माने जाते हैं। सम्राट बिंदुसार एक कुशल शासक और एक सफल राजनीतिज्ञ वीर योद्धा थे और ये एक अच्छे प्रजा पालक भी थे, यानी कि ये अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान ये रखते थे। अब क्या होता है कि बचपन में यानी कि बिंदुसार के बचपन में इनकी माता का देहांत हो जाता है और बिंदुसार बचपन से ही साहसी और कुशाग्र बुद्धि के थे, यानी कि ये बहुत तेज़ बुद्धि के माने जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि विद्वानों के इनकी माँ के नाम के संबंध में अलग अलग मत हैं, जो कि अलग अलग ग्रंथों में इनकी माता को अलग अलग नाम से बुलाया या जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि जैन ग्रंथ में इनकी माता का नाम दुर्धरा है। क्या नाम है? दुर्धरा। आगे है महावंश टीका में इनकी माता का नाम धम्मा, यानी कि इनकी माता को धम्मा नाम से बुलाया गया है या जाना जाता है। अशोका वदान में इनकी माता का नाम जो था शुभद्रांगी था, लेकिन इनका नाम सर्वमान्य जो नाम था वो था सुभद्रा, यानी कि इनको सुभद्रा नाम से जाना जाता है। जैसे कि जैन ग्रंथ में इनको दुर्धरा कहा गया है, महावंश टीका में धम्मा कहा गया है, अशोकावदान में इनको शुभद्रांगी कहा गया है, लेकिन इनका जो सर्वमान्य नाम था वो था सुभद्रा। यानी कि जैसे कि किसी व्यक्ति के दो नाम होते हैं और दो नामों में से एक व्यक्ति का एक नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, तो यानी कि उसको एक नाम से ज़्यादा वो फेमस होता है। इसी तरीके से इन चारों में सबसे ज़्यादा जो नाम फेमस था वो था इनकी माता का नाम सुभद्रा। अब इसी तरीके से बिंदुसार को भी कई नामों से जाना जाता है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि बिंदुसार को किस किस ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है। तो सम्राट बिंदुसार को सबसे पहले जो ग्रंथ आता है वो आता है विष्णु पुराण में बिंदुसार को
जो कहा गया है वो कहा गया है बिंदुसार, बिंदुसार कहा गया है। दूसरा है वायुपुराण, वायुपुराण, वायुपुराण में इनको यामुद्रसार, यामुद्रसार कहा गया है इनको। और तीसरा आता है ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण में इनको भद्रसार, भद्रसार के नाम से जाना जाता है। और चौथा है इसमें जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ में इनका नाम सिंहसेन, सिंहसेन के नाम से जाना जाता है। और पांचवा है इनका चीनी ग्रंथ, चीनी ग्रंथ में इनका नाम बिंदुपाल, यानी कि इनको बिंदुपाल के नाम से भी जाना जाता है। अब यूनानी लेखकों ने, यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्र घात कहा है। अमित्र घात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अमित्र घात का क्या मतलब होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला, यानी कि ये शत्रुओं का नाश करने वाला इनको बोला गया है। तो ये थे सम्राट बिंदुसार के अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम। तो कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है कि वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला गया है, तो कहा गया है यामुद्रसार कहा गया है। ब्राह्मण पुराण में भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यूनानी लेखकों ने अमित्र घात बोला है। अमित्र घात का अर्थ होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। तो सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। भद्रसार ये भी है। और विष्णु पुराण में, यानी कि इस तरीके से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार ही क्यों रखा गया था। तो जैन ग्रंथ में एक कहानी थी कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को विष पिलाने का अभ्यास कराया, यानी कि वो डेली उनको विष पिलाते थे और विष पिलाने से उनके शरीर में विष की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक बार क्या होता है कि उनकी रानी उनके साथ, यानी चंद्रगुप्त के साथ भोजन कर रही थी और भोजन करते वक्त उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु होती है तो वो रानी उस समय गर्भवती थी। तो आचार्य चाणक्य ने उस रानी का उदर को फड़वा करके, यानी कि उनको पेट को काट करके शिशु को वो बाहर निकाल लेते हैं। अब शिशु को जब वो बाहर निकाल लेते हैं तो शिशु के सिर पर एक विष की बूंद रह जाती है। तो इसको देख करके चाणक्य बोले कि यही विष की बिंदु इस शिशु के जीवन का सार होगा। तो इस तरीके से आचार्य चाणक्य ने उस बच्चे का नाम बिंदुसार रख दिया था। अब हम आगे ये देखते हैं कि बिंदुसार जो थे, अब क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे। तो आंसर आएगा आजीवक संप्रदाय के थे। अब हम बात करेंगे कि सम्राट बिंदुसार के शासन काल में
या उनके राज दरबार में कौन कौन से राजदूत आए थे? तो सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में, सम्राट बिंदुसार के शासन काल में, यानी कि दरबार में कौन कौन से राजदूत आए थे? तो इनके शासन में, इनके दरबार में 2 राजदूत आए थे। दो राजदूत आए थे। तो स्ट्रैबो ग्रंथ के अनुसार, अब स्ट्रैबो ग्रंथ से क्या पता चलता है कि मिस्र के शासक या मिस्र का जो राजा था उसका नाम था एंटियोकस। एंटियोकस जो राजा था उसने मिस्र का राजा एंटियोकस ने ये जो था, इसने जो राजदूत भेजा था उसका नाम था डाईमेकस नामक राजदूत भेजा था। ये भेजा था बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब ये बात किससे पता चलती है? स्ट्रैबो ग्रंथ के अनुसार ये बात पता चलती है कि मिस्र का जो राजा था एंटियोकस ने अपने राजदूत डाईमेकस नामक जो राजदूत था, इसने किसको भेजा? डाईमेकस को भेजा था सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। अब जो दूसरा था, ये भी मिस्र का राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये दूसरा मिस्र का राजा था। इसने जो राजदूत भेजा था वो था डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। तो इसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो था स्ट्रैबो ग्रंथ के अनुसार और ये था प्लिनी ग्रंथ के अनुसार। प्लिनी ग्रंथ के अनुसार ये बात हमें ये पता चलती है। तो स्ट्रैबो ग्रंथ के अनुसार मिस्र का राजा एंटियोकस था। एंटियोकस ने डाईमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। अब दूसरा मिस्र का जो राजा था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो कहीं कहीं यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम ये जो 2 राजदूत थे जो बिंदुसार के शासन में या उसके राज दरबार में आए थे। अब इसमें क्या था कि बिंदुसार ने एंटियोकस यानी मिस्र के राजा एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। और 3 वस्तुओं में जो सबसे पहले जो मांगी थी उसका नाम था मीठी मदिरा यानी कि मीठी शराब। 3 वस्तुएं जो मांगी थी बिंदुसार ने एंटियोकस राजा से 3 वस्तुएं मांगी थी। पहली थी मीठी मदिरा और दूसरी थी सूखी अंजीर और तीसरी जो वस्तु थी वो थी दार्शनिक यानी कि विद्वान। इसने विद्वान मांगे थे।
अब इस पर एंटियोकस जो राजा था, जो कि एंटियोकस जो राजा था, उसने मीठी मदिरा और सूखी अंजीर को तो उसके राज दरबार में भिजवा दिया, लेकिन उसने दार्शनिक नहीं भिजवाए। उसने इस पर यह बोला था कि हमारे यहाँ दार्शनिकों को यानी कि विद्वानों को बेचने का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। तो ये थे उन्होंने जो बिंदुसार, क्वेश्चन इसमें से बन जाता है कि बिंदुसार ने मिस्र के राजा एंटियोकस से कौन कौन सी वस्तुएं मांगी थी। तो 2 वस्तुएं तो उन्होंने भिजवा दी थी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर, लेकिन उसने दार्शनिकों को नहीं भिजवाया। इस पर उसने ये कह दिया कि भाई हमारे यहाँ जो है दार्शनिकों को यानी कि विद्वानों को बेचने का हमारे यहाँ कोई रिवाज नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि सम्राट बिंदुसार के अपने पिता की तरह ही यानी कि विदेशी लोगों से अच्छे मैत्रिक संबंध थे। अब हम आगे बात करेंगे इसके बिंदुसार के शासनकाल में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। 2 विद्रोह हुए थे और दोनों के दोनों विद्रोह तक्षशिला में हुए थे। कहाँ हुए थे? तक्षशिला। दोनों के दोनों विद्रोह जो हुए थे वो तक्षशिला में हुए थे। पहला जो विद्रोह हुआ था, पहला यानी कि प्रथम विद्रोह को दबाने के लिए सम्राट बिंदुसार ने अपने बेटे अशोक को भेजा। लेकिन जब अशोक वहाँ तक्षशिला पहुँचा तो तक्षशिला की जो निवासी थे, तक्षशिला यानी उस प्रांत के जो निवासी थे, तो उन्होंने अशोक से ये कहा कि देखो, ना तो हमारी कुमार से कोई दुश्मनी है और ना ही है हमें सम्राट बिंदुसार से हमारी कोई दुश्मनी है, हमें दोनों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि ऐसा कहा जाता था कि प्रांत के उस समय जो नियुक्त किए जाते थे, यानी कि उन जो आज के जैसे हमारे राज्य में आज के जो मुख्यमंत्री हैं, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। उस समय जो राज्यों को पहले प्रांत बोला जाता था, लेकिन उन प्रांतों में जो नियुक्ति की जाती थी वो कुमार के नाम से जाना जाता था या उनको उपराजा कहा जाता था। पहले प्रांत थे, अब उनका नाम बदल के अब राज्य हो गए भारत के। जैसे भारत के अलग अलग राज्य होते हैं, तो उस समय क्या था कि जो इतना सारा विशाल जो साम्राज्य था, तो उस साम्राज्य भी अलग अलग प्रांतों में वो बटा हुआ था। तो जब सम्राट जब उसका बेटा यानी कि बिंदुसार का बेटा अशोक जो है जाता है, तो उस वहाँ के निवासी उसे ये बोल देते हैं कि भाई हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है कि अशोक जो है उस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। अब दूसरा जो विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह को दूसरा विद्रोह जो हुआ था, इस दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम को भेजा। लेकिन यह विद्रोह दबाने में असफल हो जाता है। जब ये विद्रोह दबा नहीं पाता है तो दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए भी बिंदुसार फिर अशोक को भेज देता है वहाँ की शांति के लिए। अब दूसरा विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था बिंदुसार के बिंदुसार का अंतिम शासनकाल चल रहा था, है ना। तो उसका अंतिम शासनकाल चल रहा था, तब ये दूसरा विद्रोह हुआ था। और दूसरे विद्रोह का जो कारण था, यानी कि जो इनका जो बिंदुसार का जो बेटा था सुसीम, इस सुसीम ने वहाँ की जनता के साथ बहुत गंदा बिहेव किया था। यानी कि इसका बर्ताव उन लोगों के साथ, प्रजा के साथ अच्छा नहीं था। यानी कुप्रशासन के कारण वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन ये विद्रोह किसी भी तरीके से नहीं दबा पाता है और बिंदुसार अपने दूसरे बेटे अशोक को वहाँ भेज देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सम्राट बिंदुसार के शासनकाल में 2 विद्रोह हुए थे। पहले विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया था और दूसरे विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपना बेटा सुसीम को भेजा था, और दोनों के दोनों विद्रोह तक्षशिला में हुए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सम्राट बिंदुसार के
शासन अवधि की। सम्राट बिंदुसार के शासन की अवधि क्या थी? अब सम्राट बिंदुसार की जो शासन अवधि थी, बिंदुसार 298 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है और इसके शासन का अंत 273 ईस्वी में हो जाता है। 273 ईस्वी में हो जाता, और कहीं मतलब वो दिया है 272 भी दिया है, 272 भी दिया है। इस तरीके से ये जो है 25 वर्ष शासन करता है। शासन बिंदुसार 25 वर्षों तक शासन करता है। तो ये थे इनके सम्राट बिंदुसार के शासन की अवधि थी। यानी बिंदुसार 298 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठता है और इसके शासन का अंत 273 ईस्वी में इसके शासन का अंत हो जाता है। कहीं कहीं 272 भी दिया है। यानी कि इस तरीके से ये जो है 25 वर्ष तक शासन करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य, इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये 24 साल तक ये शासन करते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त ने कितने साल तक मौर्य वंश में शासन किया था और इनके बेटा बिंदुसार ने कितने साल तक इन्होंने शासन किया था। तो इनकी थी ये शासन की अवधि। तो यही थी हमारी जानकारी, और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे कि बिंदुसार का जो प्रशासन था, ये प्रशासन किस तरीके से चलाता था और ये इसके प्रशासन में किस किस तरीके की व्यवस्था थी, ये किस किस तरीके से व्यवस्था को आगे अपनी व्यवस्था बना करके आगे ये चलाता था। जय हिंद।